बिहार बजट सत्र का आज दूसरा दिन। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। आज पेश होगा बिहार बजट। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर देने की संभावना। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद से लोगों को राहत की उम्मीद। पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग का भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि। बैठक में विदेश मंत्री समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा में पेश करेंगे बजट वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत बुनियादी सुविधाओं पर जोर देने की संभावना। तो देखिए, इस तमाम जो बिंदुएं हैं, तमाम बिंदुओं पर जोर देने की संभावनाएं होगी। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद से लोगों को राहत की उम्मीद है। महंगाई बढ़ी हुई है और बिहार में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, जिनमें लोगों को राहत देने की जरूरत है। तो आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा होगी। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरेगी और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल लिए जाएंगे। 1 घंटे तक चलने वाले प्रश्नोत्तर काल में अल्प सूचित प्रश्न और तारांकित सवालों पर सरकार का जवाब आएगा। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होगी। शून्यकाल में सदन के सदस्यों की तरफ से जो तत्कालीन मुद्दे हैं उसे उठाए जाएंगे। शून्यकाल का आज के बाद 2 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकार का जवाब होगा। वहीं राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि औद्योगिक विकास, रोजगार के समाधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इससे पहले 25 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया कि कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेश ने अच्छे विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़ दे तो बिहार अन्य राज्यों से अव्वल है। बिहार की विकास दर 2.5% रही है। उन्होंने बताया कि कृषि, पशुपालन क्षेत्र में हुए कार्यों ने विकास दर को ठीक ठाक रखा है। तो देखिए, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो आज बजट पेश करने वाले हैं और ऐसे में आज सत्र का दूसरा दिन है। कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। प्रश्नोत्तर काल होंगे और इसके बाद 1 घंटे चलने वाले प्रश्नोत्तर काल में अल्प सूचित प्रश्न और तारांकित सवालों पर सरकार जवाब देगी। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, बजट पेश होने वाली है और वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, वो पेश करेंगे। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। क्या हम मान के चले कि इस बजट में क्या कुछ होने वाला है आम से खास सभी के लिए? और ये उनका दूसरा बजट है और इस बजट को लेकर जो सरकार बजट लेकर आ रही है उसमें हेल्थ सबसे पहली प्राथमिकता होगी। अब कोरोना पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, उसका एजुकेशन को लेकर मंत्री के ध्यान में है और उन्होंने जो मीटिंग की थी और आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान किया तो उनसे कहना था कि लोगों को उम्मीद इस बात की है कि रोजगार को लेकर सरकार कोई प्लानिंग लेकर आएगी, कोई बजट उसके लिए भी दिया जाए। तो जो तमाम ऐसे इशू है जिस पर फोकस रहेगा
बिल्कुल राजेश जी, आवाज़ आपकी साफ इस वक्त नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज बजट पेश होगी। वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, वो बजट पेश करेंगे। जो आम लोग हैं उन्हें बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से है, क्योंकि बिहार में विकास कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां होने ज़रूरी हैं। आज जब ये बजट पेश होगा, विपक्ष घेरने की कोशिश ज़रूर करेगी। शून्यकाल में जो कार्रवाई है वो शुरू होगी और सवाल प्रश्नोत्तर जो है वो जब चलेगा तब कुछ सवाल विपक्ष करने वाली है और इस विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष को जवाब देना है। कई सारी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनमें लोग राहत चाहते हैं, जिनमें लोग विकास चाहते हैं, और ऐसे में जब आज बजट पेश होगी तो नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि आम लोगों को क्या राहत मिलेगी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष से जानना चाहेंगे कि आज बजट पेश होने वाली है, आम लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए आज आम बजट पेश होने वाला है 2022-2023 के लिए। देखिए, इससे पिछले बार जब 2021-22 का बजट पेश हुआ था उसके मुताबिक इस बार 10% इजाफा होने की संभावना है। हालांकि जो आम लोगों की बात की जाए तो आम लोगों के लिए ये बजट काफी खास हो सकता है, क्योंकि शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा इस पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा के विकास को लेकर, कौशल विकास को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर इस बार इस बजट में ऐसा ध्यान दिया जाएगा। जब बजट पेश होने वाला, आपको बताते चले कि करीब 12 बजे के बाद आज बिहार के उप मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे और उसके बाद इस बजट में ऐसा कुछ खास इसलिए भी होगा क्योंकि ITI और पॉलिटेक्निक को एक साथ करने के प्रावधान को लेकर बातें हो सकती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर लाने की बातें हो सकती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने के लिए बातें हो सकती है। नल जल योजना को लेकर बातें होंगी। इतना ही नहीं, इस बजट में शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य को लेकर भी कई बातें होंगी कि आने वाले समय में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से और ठीक की जा सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार में इन दिनों रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इन मुद्दों को उठाने वाली है और सरकार जिस तरीके से स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं अपने हक के लिए, कुछ एक अहम फैसला ले सकती है, क्योंकि जब प्रदर्शन किया जाता है सिर्फ टाला जाता है। तो ऐसे में इस बात पर भी निगाहें इस बार होंगी कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके रोजगार को लेकर के समस्याएं दूर करने की कोशिश की जाएगी, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल पूजा, देखिए इस बार जब बजट आएगा उसके बाद पहले जब अभिभाषण होगा उप मुख्यमंत्री का, उसके बाद वो बताएंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ खास होता है। हालांकि जो विपक्ष है वो आए दिन कह रहा है कि शिक्षा को लेकर जिस तरीके से बिहार की स्थिति हो गई है कि लोग रोजगार मांग रहे हैं, जो मेरिट STT के मेरिट अभ्यर्थी हैं वो लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे। ऐसे में विपक्ष जरूर इन बातों को सामने रखेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार जब इस बार आम बजट लाती है 2022-23, उसमें रोजगार को लेकर क्या कुछ कहती है और इस बार जो लोग यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसमें कितने लोगों को भर्ती किया जाता है, क्योंकि करीब 2,500 से 3,000 ऐसे मेरिट लिस्ट में STT अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुके हैं, उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। इन तमाम बातों को लेकर जरूर जो बजट आ जाएगा 2022 और 23 का, उसमें जरूर सरकार कुछ सोचेगी। बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज बजट पेश होने वाला है, बिहार बजट आज पेश होगा। आज उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद लोगों को कितनी राहत देंगे, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल लिए जाएंगे और 1 घंटे तक चलने वाले प्रश्नोत्तर काल में अल्प सूचित प्रश्न और तारांकित सवालों पर सरकार जो है वो करने वाली है, बातों को रखने वाली है और देखना होगा कि इस बार आम लोगों के लिए क्या कुछ खास होगा। अगली खबर का अब रुख करेंगे। चारा घोटाला के 5वें मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा के बाद आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने न्याय की मांग की है, जिसे लेकर आज से न्याय यात्रा की शुरुआत वो कर रहे हैं। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद तेज प्रताप यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय यात्रा पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे, जो लालू प्रसाद यादव की सच्चाई से
पूरे जनता को अवगत कराएंगे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने सत्ता पक्ष पर भी हमला बोला। न्याय यात्रा हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया है और पूरी बिहार की जनता ये जानती है कि किस तरीके से उनके नेता, गरीबों के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को किस तरीके से झूठे मुकदमे करके अब फंसाने का काम हुआ है। समस्तीपुर में जेडीयू नेता खलील रिजवी हत्याकांड को लेकर समस्तीपुर पहुंचे माले विधायक महबूब आलम ने परिजनों से मुलाकात की और इन्हें सांत्वना दी, जिसके बाद प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सदन में आवाज उठा रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच करवाएं और अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। एक्टिविटीज के रूप में डाइवर्ट करने की जो नाकाम कोशिश एसपी साहब कर रहे हैं, एसपी साहब सुन लीजिए आप, ये मॉब लिंचिंग है, इसमें कोई लेन देन का सवाल नहीं है, ये कोई रैंसम का सवाल नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत बिहार में नीतीश कुमार को चुनौती है। दरभंगा के खान चौक के रहने वाले ऑटो चालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आर्थिक सहायता देने के साथ ही सरकार और प्रशासन पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने 7 मार्च से बिहार वासियों की आज़ादी के लिए आज़ादी यात्रा को गया की धरती से शुरू करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा कि दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में आपराधिक गतिविधियां इतनी बढ़ रही है कि स्वर्ण व्यवसायी बिहार छोड़ने को तैयार हैं। बिहार में अगर सरफा व्यवसायी की बात करें, स्वर्ण व्यवसायियों की बात करें तो इन दोनों हमने आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा देखी हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है, लूट के वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद पप्पू यादव ने कई सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव नहीं आते तो दरभंगा तिहरे मौत की घटना को दबा दिया था। दरभंगा के 4 व्यवस्थाओं ने, सिर्फ कुछ चैनल, कुछ टीवी अखबार वाले ने बड़ी धार के साथ लिखा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपकी दरकार की।
देखिए हमारे साथ पूजा का पक्ष। DTV को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिखर की ऊंचाइयों को छुए और अच्छा सामाजिक कार्य करे, समाज के लोगों को सच्ची खबरें दिखाने का काम करे। मेरा भी मंत्री के तौर पर 1 साल पूरा हुआ और DTV का भी 1 साल पूरा हुआ है, तो उद्योग विभाग भी तरक्की कर रहा है और DTV भी बहुत तेजी से तरक्की करे, ऐसी शुभकामनाएं। न्यूज चैनल को 1 वर्ष पूरा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप निष्पक्ष के साथ आप जनहित तक के समाचार को बरकरार रखें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आने वाले दिनों में दिन दुगना रात चौगुनी आपका चैनल बढ़े और लोगों को जन जन तक के जो उनकी समस्या है, जो उनकी न्यूज है, उसको इसी तरह आप रखने का काम करें। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे क्योंकि हम हैं DTV भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना सिटी में पुलिस की पिटाई के कारण एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव के साथ थाने का घेराव किया। मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना का है। बताया जा रहा है कि युवक को शराब के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था, जिसकी पुलिस की पिटाई से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने का घेराव कर हंगामा किया। जो भी इनका है समस्या को समाधान किया जाए कि उनका मुआवजा मिले, बाल बच्चा के लिए और उनका पत्नी के लिए भी कुछ नौकरी का व्यवस्था किया जाए। और जो हरेंद्र करके हैं ना सर, हाँ, उनको सस्पेंड किया जाए और यहाँ पे पहले मुद्दे शामिल किया जाए। छपरा के महेशिया नहर पुल के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक पर सवार 2 सगे भाई बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसा में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए PMCH उन्हें रेफर कर दिया, जहां एक की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वो बाइक से जा रहा था अपने बहन के पास या फुआ के पास, तो वहाँ पे कोई अज्ञात बाइक की कार वाला ने उसको ठोकर मार दिया, जिसके चलते हम लोग वहाँ से उसको उठाकर प्राथमिक केंद्र परसा ले आए, जिसके यहाँ पे रेफर करने के बाद हम लोग PMCH लेके गए, जिसके दौरान इलाज के दौरान सुबह में मौत हो गई। मुंगेर के धरहरा में नशे में धुत अपराधी ने हवाई फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष रोहित कुमार ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया है कि गांव में दहशत फैलाने के लिए अपराधी ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। रात करीब 10 बजे गुप्त सूचना मिली कि अशोक यादव इटवा के निवासी, वो अपने घर के आसपास दारू पी के शराब पी के गोली चला रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में सात सशस्त्र बल के साथ जब वहां पहुंचे तो हम लोगों के सामने भी ये फायरिंग कर रहा था।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल देश के कई राज्यों के छात्र यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में बिहार के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। आपको पता है कि 7 छात्रों को सकुशल बिहार लाया गया। वहीं कई अन्य छात्र भी यूक्रेन में अभी तक फंसे हैं, जिसको लेकर अभिभावक लगातार सरकार से उनकी वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू नेता राजीव सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस मामले में गंभीर दिखाई है। सरकार तमाम छात्रों को सकुशल वापस लाने की कोशिश लगातार कर रहा है और कई छात्र बिहार वापस भी आ गए हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि यूक्रेन से जितने भी भारतीय स्टूडेंट बिहार आएंगे, उनके तमाम खर्च और तमाम सुविधा वो हम लोग बियर करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री साहब बियर करेंगे, सरकार की तरफ से होगी। इस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं तो कहीं कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं हो। इधर जहां एक तरफ संकट बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव में रेड जोन में फंसे बिहार के छात्र डरे हुए हैं, जिनसे बातचीत कर हाल जाना हमारे सहयोगी निषेध ने। लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, इन सब के बीच भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कई छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और काफी मुसीबतों से घिरे भी हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हुए हैं सीधे यूक्रेन से। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वहां पे क्या स्थिति है इस वक्त। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर अभी हम लोग कीव में हैं। यहाँ हम लोग इंडियन एम्बेसी के अंडर हैं। इंडियन एम्बेसी ने हमें एक स्कूल में एकोमोडेट किया है और सर यहाँ पे परसों हम लोग का चौथा दिन है, 4th डे है हम लोग का यहाँ। कल तक एम्बेसी हमारे साथ थी सर। आज एम्बेसी ने हमें बोल रखा है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कल शाम में उन्होंने हमें बताया कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई जगह ढूंढ ले जहां हम सेफ हो। कल तक तो हमें ये लग रहा था कि हमारे साथ एम्बेसी है, हमारे साथ इंडियन एम्बेसी है, हम ठीक हैं, हम सेफ जगह पे हैं। लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि एम्बेसी हमें बोल दिया है कि तुम लोग कहीं जगह ढूंढ लो, कोई बंकर ढूंढ लो या फिर कोई मेट्रो स्टेशन ढूंढ लो, वहाँ चले जाओ। और हम अभी इस हालात में है सर कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, या तो ये स्कूल छोड़े या नहीं छोड़े। अभी आपके साथ बिहारी छात्र हैं या फिर कई दूसरे राज्यों के भी छात्र मौजूद हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे इंडियंस ही हैं, तकरीबन 250 लोग हैं। लेकिन अभी जो हम बैठे हैं ये हम लोग बिहार से हैं, बाकी और भी बिहारी हैं यहाँ पे। अच्छा, बिहार के कितने छात्र हैं आपके साथ अभी? यहाँ पे बिहार के 20 के आसपास तो होंगे। 20 के आसपास। और जो टोटल संख्या है आपके अलग अलग अगर राज्यों की बात करें तो? हाँ, तो टोटल 250 लोग होंगे यहाँ पे। 250 लोग। हाँ। तो वहाँ पे स्थिति कैसी आप लोगों को लग रही है? किसी आप पेरेंट्स से बातचीत आपकी हो रही है या फिर नहीं हो पाएगी? हाँ, पेरेंट्स से तो बात हो रही है, लेकिन स्थिति यहाँ पे दिन बाय दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ पे सारे ट्रूप्स जो हैं, रशियन ट्रूप्स, रशियन मिलिट्री जो भी हैं, वो डे बाय डे और नज़दीक आती जा रही है। बॉम्ब्स जो हैं ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। पहले कुछ मिनट्स पे होते थे, अब सेकंड पे बॉम्ब्स गिर रहे हैं यहाँ पे। तो सर एम्बेसी भी हमारी साथ छोड़ दिया। एम्बेसी हमारा बिल्कुल अभी नहीं आ रहे हैं, देखने भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं। कल उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया कि तुम खुद अपना देख लो क्या करना है। रेड जोन वालों के लिए कुछ नहीं, कुछ फैसिलिटीज, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। खार्किव वाले, कीव वाले, हम लोग सब फंसे हुए हैं। खार्किव में तकरीबन 4000 बच्चे हैं इंडियंस, और वहाँ पे आज से गोरिल्ला वॉर शुरू हो रखा है। आज सुबह से सारे रशियन ट्रूप अंदर घुस गए हैं। शूट एट साइट वाला वहाँ पे हालात चल रहे हैं। तो यानी जिस जगह पे आप हैं वो रेड जोन में आ गया है वो इलाका? हाँ, ये रेड जोन में आ गया। हम अभी कीव में है, कैपिटल में। चारों साइड से मिलिट्री से घिरा हुआ है। तो वहां तक कोई भारतीय दूतावास नहीं पहुंच पा रहा है क्या आप लोगों के पास? वो आ रहे हैं, बस ये बोलने के लिए आ रहे हैं कि आप अपना ख्याल खुद से रखो, हम क्या कर सकते हैं। कल तो वो हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, फिर हम लोगों ने उन्हें डायरेक्ट जवाब दे दिया कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर जाएंगे तो आपको भी जाना होगा हमारे साथ। यानी कुल मिला के आप लोगों की मदद वहाँ पे करने वाला कोई है नहीं? कोई नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं।
और आपके साथ कितने छात्र हैं अभी उधर? अभी हमारे साथ लगभग 250 बच्चे हैं यहाँ पे। 250 बच्चे हैं? जी सर। अच्छा, सभी वहाँ पे पढ़ाई करते हैं? हाँ, सारे MBBS स्टूडेंट हैं। आप बंकर्स में सारे बच्चे छोड़ रखे हैं, हमें नीचे जाना पड़ेगा। अभी फिर से बमबार्डिंग वहाँ पे हो गई है? हाँ हो रही है सर, पूरा हॉल खाली हो रखा है। आप देख सकते हैं, हम बस 4 बचे हैं इंटरव्यू वाले, हम भी भाग रहे हैं। चलिए सिद्धार्थ, हम इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं और अपील करते हैं बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से कि जल्द से जल्द इन छात्रों को भी निकालिए, क्योंकि ये छात्र अभी रेड जोन में है और रेड जोन में कीव में है ये सभी, और वहां पे कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। भारतीय दूतावास वहां पे जा तो रहे हैं लेकिन इन छात्रों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। और स्थिति आप देख रहे हैं, समय समय पर बम चल रहे हैं, बमबार्डिंग हो रही है और इसी तरीके से ये छात्र दहशत में वहां जीने को मजबूर हैं। खाने को खाना नहीं समय पर मिल रहा है और पीने को पानी नहीं मिल रहा है। अपील करते हैं बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, इन सभी छात्रों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, क्योंकि ये सभी रेड जोन में है और सभी बिहार के छात्र हैं, कई दूसरे राज्य के भी हैं, लेकिन 30 से 40 संख्या जो है छात्रों की वो बिहारी है और वो अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष और वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की और वस्तु स्थिति की समीक्षा ली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को इस समय में किया गया है जब यूक्रेन के कई हवाई अड्डे, ईंधन केंद्रों और अन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद रूसी सेना ने दक्षिण क्षेत्र में स्थित रणनीतिक बंदरगाहों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया है। हालांकि शहरों में रूस को यूक्रेन के जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर पैदा हुई वैश्विक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पिछले दिनों बात भी की थी और हिंसा रोकने और वार्ता आरंभ करने की अपील की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।